पुलिस स्टेशन की ठंडी बेजान दीवारों के बीच मेरी बहन प्रिया इंस्पेक्टर के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में बनावटी आंसू थे और उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। वो मेरे खिलाफ बोल रही थी, एक एक शब्द जहर में डुबोकर फेंक रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो सिसकियां लेते हुए बोली। पापा की सालों की मेहनत, हमारी इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया। इसने कंपनी के अकाउंट से पैसे चुराए, जाली दस्तखत किए और सारा इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश कर रही है। हर कोई उसकी बातों पर यकीन कर रहा था। उसकी मासूमियत और मेरे चेहरे की शांति, उन दोनों के बीच का फासला ही मेरे गुनाह का सबसे बड़ा सबूत लग रहा था। वो बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप उसे देख रही थी। मुझे पता था कि वो अगला शब्द क्या बोलेगी, अगला इल्जाम क्या लगाएगी। वो एक कहानी सुना रही थी जो उसने महीनों से अपने दिमाग में तैयार की थी। एक ऐसी कहानी जिसमें वो बेचारी थी और मैं एक लालची, धोखेबाज बहन। उसे लग रहा था कि वो मेरे लिए एक मजबूत जाल बिछा रही है, पर वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि वो अपने ही बुने हुए जाल में एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। उसका हर एक शब्द उसे आजादी से दूर, जेल के दरवाजे के और करीब ले जा रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसकी पूरी कहानी, उसका हर झूठ मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने उसे बोलने दिया क्योंकि उसका झूठ जितना बड़ा होता, सच्चाई की जीत उतनी ही शानदार होती। आप सोच रहे होंगे कि एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा क्यों करेगी? क्यों कोई अपने ही खून को बर्बाद करने पर तुल जाएगा? इस नफरत की कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे उस दिन पर वापस जाना होगा जब हमारे पापा ने अपनी आखिरी इच्छा, अपनी वसीयत सुनाई थी। वो दिन जब हमारे घर की नींव में दरार नहीं पड़ी थी, बल्कि एक जलजला आया था जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। हमारे घर में पापा की मौत का मातम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि वसीयत पढ़ने का दिन आ गया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत देती है। मैं एक कोने में चुपचाप खड़डी थी, हमेशा की तरह। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि मेरी जगह कोने में ही है। घर की बड्ढी बेटी होने के बावजूद मैं हमेशा एक परछाई की तरह रही। सारी धूप, सारी रोशनी तो हमेशा प्रिया पर पड़ ढाती थी। वो घर की लाडली थी, पापा की गुद्दिया और माँ की आंखों का तारा। मैं तो सिर्फ अंजलि थी, वो लड्डकी जिसने अपनी जिंदगी पापा की फैक्ट्री की मशीनों और बही खातों के बीच गुजार दी थी। जब प्रिया अपनी सहेलियों के साथ घूमती, महंगे कपड़े और गहने खरीदती, तब मैं पापा के साथ धागों के रंग और कपड़े की क्वालिटी सीख रही थी। पापा कहते थे, ये हुनर है बेटी, ये दौलत से बढ़कर है। पर माँ कहती थी, क्या करेगी ये सब सीख कर? आखिर में तो चूल्हा ही जलाना है। अपनी बहन से कुछ सीख, कैसे दुनिया में रहा जाता है। उस दिन हमारे वकील शर्मा अंकल जब घर आए तो उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। माँ और प्रिया सोफे पर ऐसे बैठी थीं जैसे वो कोई महारानी हो और आज उनके राज तिलक का दिन हो। प्रिया के चेहरे पर एक मैन मुस्कान थी। उसे पूरा यकीन था कि पापा की सारी सल्तनत गुप्ता टेक्सटाइल्स की मालिक अब वो बनेगी। उसने तो पहले से ही प्लान बना लिए थे कि वो कंपनी को कैसे बदलेगी, कैसे मेरे जैसे पुराने ख्यालात वाले लोगों को बाहर करेगी। शर्मा अंकल ने अपना चश्मा ठीक किया और एक कागज निकाला। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, पर मेरे कानों में कुछ नहीं जा रहा था। मैं तो बस उस पल के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक शर्मा अंकल ने मेरा नाम लिया। अपनी पूरी सूझबूझ और होशो हवास में मैं अपनी कंपनी गुप्ता टेक्सटाइल्स का सारा मालिकाना एक एक अपनी बद्दी बेटी अंजलि गुप्ता के नाम करता हूं। एक पल के लिए कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आंखों से शर्मा अंकल की तरफ देखा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन फिर प्रिया की चीख ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्रिया की चीख एक शुरुआत थी। उस घर में महाभारत का शंखनाद हो चुका था। माँ, जो अब तक चुप थीं, एकदम से प्रिया की तरफ हो गईं। उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई घिनौना अपराध कर दिया हो। ये सच कह रही है, माँ की आवाज में जहर था। तूने ही कुछ किया है, सीधा सादा था मेरा पति,
तूने जरूर उसके कान भरे होंगे। अपनी मीठी बातों में फंसाकर अपनी बहन का हक छीन लिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पापा को गए अभी कुछ दिन ही हुए थे और मेरी अपनी माँ मुझ पर उनकी मौत का फायदा उठाने का इल्जाम लगा रही थी। मैंने जिंदगी भर उनकी हर बात मानी, हर ताना सहा, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद एक दिन वो मुझे भी अपनी बेटी समझेंगी। पर उस दिन मेरा वो भ्रम भी टूट गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये पापा का फैसला है। चुप कर, प्रिया चिल्लाई। वो मेरे पास आई और मेरे हाथ से वसीयत छीनने की कोशिश की। फैसला? अरे, उन्हें तो तूने अपनी झूठी शराफत दिखाकर अंधा कर दिया था। दिन रात फैक्ट्री में पड्डी रहती थी, पापा की चमचागिरी करती थी ताकि एक दिन सब कुछ हड़ेप सके। पर मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। ये कंपनी मेरी थी, हमेशा से मेरी, और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें बर्बाद ही क्यों ना करना पड़े। ढे लिख लो ये बात, अंजलि। उस दिन मैंने पहली बार अपनी बहन की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखी। वो जलन नहीं थी, वो हैक्कू की लड्ढाई भी नहीं थी। वो एक ऐसी नफरत थी जो सालों से उसके दिल में पल रही थी और आज उसे बाहर निकलने का मौका मिला था। माँ ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो बस कद्दी होकर देखती रही, जैसे वो भी प्रिया के हर शब्द से सहमत हो। शर्मा अंकल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, पर उनकी आवाज उस तूफान में दबकर रह गई। मैं बस खड़ीट ही रही, अपने ही घर में, अपने ही परिवार के सामने एक अपराधी की तरह। मेरे हाथ में पापा की वसीयत थी जो उनके भरोसे का प्रतीक थी, पर उस पल वो मुझे दुनिया का सबसे भारी बोझ लग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक बिजनेस की लड़ाई नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं अकेली थी। वसीयत पढ़े जाने के बाद हमारा घर घर नहीं रहा, एक कुरुक्षेत्र बन गया। माँ और प्रिया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वो मेरे साथ एक ही छत के नीचे ऐसे रहती थीं जैसे मैं कोई दुश्मन हूं। जब मैं ऑफिस की कुर्सी पर पहली बार बैठी तो मुझे पापा का चेहरा याद आ गया। उनकी आंखों में मेरे लिए एक सपना था, एक भरोसा था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी असली लड़ाई बाहर के कंपटीशन से नहीं, बल्कि मेरे अपने खून से थी। प्रिया ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। जो पैसा उसे वसीयत में मिला था, उससे उसने ठीक हमारी कंपनी के सामने एक ऑफिस खोल लिया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा प्रिया टेक्सटाइल्स। ये एक ऐलान ए जंग था। उसने हमारे सबसे पुराने और भरोसेमंद कर्मचारियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें डबल सैलरी का लालच दिया और मेरे बारे में झूठी कहानियां सुनाई कि मैं कैसे उन्हें निकालने वाली हूं, कैसे मैं कंपनी को बेचने वाली हूं। कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ भ्रम में। देखते ही देखते हमारी कंपनी खोखली होने लगी। लेकिन उसका सबसे घटिया वार तब आया जब उसने पापा के बनाए हुए डिजाइन्स को चुराना शुरू कर दिया। वो डिजाइन्स पापा की आत्मा थे, उनकी पहचान थे। प्रिया ने उन डिजाइन्स को मामूली बदलाव के साथ बाजार में सस्ते दामों पर उतार दिया। हमारे ग्राहक टूटने लगे, हमारी साख पर बट्टा लग गया। हर तरफ यही बातें होने लगी कि गुप्ता टेक्सटाइल्स अब खत्म होने की कगार पर है। माँ हर रोज मुझे ताने मारती, कहाँ था मैंने? तू डुबो देगी इस घर की इज्जत को। तेरे हाथों में पापा की विरासत सुरक्षित नहीं है। तुझसे अच्छी तो तेरी बहन है, देख कैसे नाम कमा रही है। मैं हर रोज टूटती थी और हर रोज खुद को समेटकर खड्डी हो जाती थी। मैं दिन रात एक कर रही थी, नए डिजाइनर से मिलती, नए मार्केट ढूंढती, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती। एक रात जब मैं हताश होकर पापा के पुराने ऑफिस में बैठी थी, उनकी दराज साफ करते हुए मेरा हाथ एक छिपे हुए हिस्से पर लगा। मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। वो पापा की पर्सनल डायरी थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसके अंदर जो लिखा था उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वो सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, वो प्रिया के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था जो पापा की मौत से बहुत पहले शुरू हो चुका था। वो डायरी नहीं थी, वो मेरे पापा के टूटे हुए दिल का दस्तावेज था। हर पन्ने पर तारीखों के साथ उनकी लिखावट थी जो वक्त के साथ साथ कांपती हुई लग रही थी। उन्होंने लिखा था कि कैसे प्रिया उनसे नए प्रोजेक्ट
और विदेशी सप्लायर के नाम पर लाखों रुपए लेती थी। उन्होंने उन कंपनियों के नाम भी लिखे थे जिनके नाम पर प्रिया ने जाली बिल बनवाए थे। पापा ने लिखा था, आज प्रिया ने फिर 20 लाख रुपए लिए। कहती है दिल्ली में एक बड़ा ऑनर्डर मिला है। पर जब मैंने उस पार्टी को फोन किया तो उन्होंने ऐसे किसी ऑनर्डर से इनकार कर दिया। मैंने प्रिया से पूछा तो वो मुझ पर ही चिल्ला पढ़ी। कहने लगी कि मैं उस पर शक कर रहा हूं। एक और पन्ने पर लिखा था, मेरा दिल कहता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कंपनी का पैसा कहीं जा रहा है, पर कहां ये समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी गुद्दिया से कैसे पूछूं? वो कितना दिल दुखाएगी। पढ़ते पढ़ते मेरे आंसू डायरी के पन्नों पर गिरने लगे। मेरे पापा, जिन्होंने मुझे हमेशा मजबूत रहना सिखाया, अंदर ही अंदर कितने कमजोर और अकेले पर DDDH गए थे। उन्होंने अपनी लाडली बेटी का सच जानते हुए भी उसे छुपाया, शायद इस उम्मीद में कि वो सुधर जाएगी, या शायद वो परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अपने ही जख्मों पर पर्दा डालते रहे। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने कंपनी मेरे नाम क्यों की थी। ये सिर्फ मेरा इनाम नहीं था, ये उनकी सजा थी। वो प्रिया को उस जिम्मेदारी से दूर रखना चाहते थे जिसे वो निभाने के काबिल ही नहीं थी। उन्होंने मुझे कंपनी नहीं, अपनी इज्जत, अपनी विरासत सौंपी थी, जिसे मैं अपने ही घर के चोरों से बचा सकूं। उस रात मेरे अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया। वो भोली भाली रोने वाली अंजलि कहीं खो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी औरत ने ले ली थी जिसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मैंने डायरी बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरे पापा को इंसाफ दिलाना था। प्रिया को उसके हर गुनाह की सजा मिलनी थी, पर मैं जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। प्रिया बहुत शातिर थी, मुझे उसे उसी के खेल में हराना था। मैंने फैसला किया, मैं उसे जीतने दूंगी। मैं उसे इतना ऊपर चढ़ने दूंगी कि जब वो गिरे तो उसकी चीख पूरी दुनिया सुने। मेरा बदला अब सिर्फ बिजनेस वापस पाना नहीं था, मेरा बदला मेरे पापा के हर आंसू का हिसाब लेना था। और उस हिसाब की शुरुआत हो चुकी थी। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल अभिनय था। मैंने दुनिया को वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे, एक हारी हुई, टूटी हुई औरत। मैंने जानबूझकर कंपनी के बड़े फैसले गलत लिए, पुराने क्लाइंट्स को हाथ से जाने दिया। मैंने प्रिया की कंपनी को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। घर में मैं मां के तानों का जवाब नहीं देती थी, बस सिर झुकाकर सुन लेती थी। मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी हार मान लिया था। प्रिया की आंखों में मेरे लिए अब नफरत के साथ साथ तरस भी दिखने लगा था, और यही मैं चाहती थी। वो मुझे कमजोर समझ रही थी, और एक शिकारी के लिए इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। जब दुनिया सो जाती थी तब मेरा असली काम शुरू होता था। पापा की डायरी मेरा पहला सुराग थी। मैंने शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट जासूस और एक फोरेंसिक अकाउंटेंट को काम पर लगाया। हमने उन सभी जाली कंपनियों की जांच शुरू की जिनका जिक्र डायरी में था। एक एक करके सारे सबूत सामने आने लगे। वो कंपनियां सिर्फ कागज पर थीं और उनके बैंक अकाउंट सीधे प्रिया से जुड़े हुए थे। हमें प्रिया के दस्तखत वाले जाली बिल, झूठे परचेज ऑन ऑर्डर और बैंक की वो सारी स्टेटमेंट्स मिली जिनसे ये साफ था कि कंपनी का पैसा प्रिया के निजी ऐशो आराम पर खर्च हो रहा था। उसने उन पैसों से लग्जरी गाड़ियां खरीदी थीं, विदेश यात्राएं की थीं और लाखों के गहने खरीदे थे। जैसे जैसे प्रिया की कंपनी BRH रही थी, उसका अहंकार भी आसमान छूने लगा था। एक दिन वो मेरे ऑफिस में आई, चारों तरफ देखा और हंसते हुए बोली, क्या हालत बना दी है पापा के सपनों की। तुझसे नहीं संभल रहा तो बोल दे, मैं ये कबाड़ खाना तुझसे कौडियों के दाम खरीद लूंगी। कम से कम पापा का नाम तो बच जाएगा। मैं बस उसे देखती रही, बिना कुछ कहे। मेरे अंदर का लावा खौल रहा था, पर मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अब आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया था। मैंने बाजार में एक झूठी खबर फैलाई कि गुप्ता टेक्सटाइल्स को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी कंपनी को रातों रात फिर से खड्डा कर देगा। ये एक चारा था और मुझे पता था कि प्रिया जैसी लालची मछली इसे जरूर निगलेगी, और उसने वही किया। उसे लगा कि ये आखिरी मौका है मुझे पूरी तरह से खत्म करने का। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे खत्म करने के लिए जो कदम उठाने जा रही है, वही कदम उसे सीधे उस पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा
जहां ये कहानी शुरू हुई थी। उस झूठे कॉन्ट्रैक्ट की खबर ने प्रिया को पागल कर दिया। उसे लगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी नफरत और लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने मेरे खिलाफ धोखाधड़ी के झूठे सबूत तैयार किए। उसने कुछ जाली कागजात बनवाए जिन पर मेरे नकली दस्तखत थे, ये दिखाने के लिए कि मैं कंपनी का पैसा अपने निजी खातों में डाल रही थी। उसे लगा कि कंपनी की खराब हालत को देखते हुए हर कोई उसकी कहानी पर यकीन कर लेगा। एक सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो प्रिया वहां पहले से ही मौजूद थी। साथ में मां भी थी। कुछ कर्मचारी भी वहां खड्डीडी देखे थे। प्रिया ने वो कागज हवा में लहराए और चिल्लाई, चोर, पकड़ दी गई तू आज। सबको पता चलना चाहिए कि तूने ही पापा की कंपनी को लूटा है। ये रहे सबूत, अब तू सीधे जेल जाएगी। मां भी उस पर चिल्लाने लगी, मुझे कोसने लगी। मैं बस चुपचाप खड्डी रही। मेरी शांति ने प्रिया के गुस्से को और भड़ियचका दिया। चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? वो गर्जी। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और एक ठंडी सपाट आवाज में कहा, अगर तुम्हें इन कागजों पर इतना ही यकीन है तो चलो पुलिस स्टेशन, वहीं फैसला हो जाएगा। मेरी इस बात ने उसे और भी मन कर दिया। उसे लगा कि मैं डर के मारे ऐसा कह रही हूं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, जरूर चलेंगे, मैं तो तुझे घसीट कर ले जाऊंगी, वो बोली। और इस तरह हम यहां पहुंचे। पुलिस स्टेशन में वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानी सुना रही थी। एक एक करके अपने सबूत इंस्पेक्टर की मेज पर रख रही थी। वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी, अपनी जीत का जश्न मना रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये उसकी जीत नहीं, उसकी बर्बादी का आखिरी अध्याय था। मैंने उसे अपना हर झूठ बोलने दिया, हर इल्जाम लगाने दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे बैग में बंद पापा की डायरी और असली सबूतों का बंडल उसके हर शब्द को झूठा साबित करने वाला था। उसका तमाशा अब खत्म होने वाला था और मेरा इंसाफ शुरू होने वाला था। इंस्पेक्टर ने उसकी कहानी सुनकर मेरी तरफ देखा। आपको इस बारे में कुछ कहना है? मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठी। मैं इंस्पेक्टर की मेज के पास गई और अपना बैग खोला। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे कहना है। मैंने एक एक करके सारी चीजें मेज पर रख दी। सबसे पहले पापा की वो डायरी। ये मेरे पापा की डायरी है जिसमें उन्होंने अपनी मौत से पहले प्रिया के किए गए हर फ्रॉड का जिक्र किया है। फिर मैंने फोरेंसिक अकाउंटेंट की रिपोर्ट रखी। ये रिपोर्ट साबित करती है कि प्रिया सालों से कंपनी का पैसा जाली कंपनियों के जरिए अपने निजी खातों में डाल रही थी। इसके बाद मैंने बैंक स्टेटमेंट्स और प्रिया के ऐशो आराम पर खर्च हुए पैसों के बिल रखे। और आखिर में मैंने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट रखी जिसमें साफ लिखा था कि प्रिया ने जो कागज मेरे खिलाफ जमा किए हैं उन पर मेरे दस्तखत नकली हैं और पापा की डायरी में बताए गए जाली बिलों पर दस्तखत असली में प्रिया के ही हैं। जैसे जैसे इंस्पेक्टर उन सबूतों को देख रहे थे, प्रिया के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसकी वो मान मुस्कान अब खौफ में बदल चुकी थी। नहीं, ये सब झूठ है, इसने ये सब बनवाया है मुझे फंसाने के लिए, वो हकलाते हुए बोली। पर अब उसकी बातों में कोई दम नहीं था। सबूत शीशे की तरह साफ थे। इंस्पेक्टर ने अपनी नजरें रिपोर्ट से उठाईं और प्रिया को घूर कर देखा। मिस प्रिया गुप्ता, आपको धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठी एफआईआर दर्ज कराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। 2 महिला कांस्टेबल आगे बढ़ीं और प्रिया के हाथों में हथकद्दी लगा दी। तभी मां, जो अब तक पत्थर बनी खद्दी थी, चीख पड़ी। वो भागकर प्रिया के पास गईं, फिर मेरे पैरों में गिर गईं। अंजलि, माफ कर दे इसे, ये तेरी छोटी बहन है, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसे बचा ले। मैंने अपनी मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में आज मेरे लिए ममता थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब ये सालों तक पापा को धोखा देती रही, तब ये आपकी बेटी नहीं थी। जब ये भरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत पर कीचड़ा देट उछाल रही थी, तब ये मेरी बहन नहीं थी। आपने हमेशा गलत का साथ दिया मां। आज कानून अपना काम कर रहा है, इसे इसके कर्मों का फल मिल रहा है। मैं मुद्दी और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। पीछे प्रिया की चीखें और मां की सिसकियां गूंज रही थीं, पर मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा।
बाहर सूरज की रोशनी थी और आज सालों बाद मुझे वो रोशनी अपने अंदर भी महसूस हो रही थी। प्रिया को उसके गुनाहों के लिए 20 साल की जेल हुई। मैंने गुप्ता टेक्सटाइल्स को फिर से खाड़ी-डिधा किया, अपनी मेहनत और ईमानदारी से। आज वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी कंपनी है। मैंने अपना परिवार खो दिया, पर मैंने अपने पापा का इंसाफ और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया।